वेलकम बैक टू काउंसिल क्लासेस यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 7 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे होता है आपका यह टाइम मैनेजमेंट सेव हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और टाइम कितना सेव करना है ये आप लोग यहाँ पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पे ही। और आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, टफ क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, इजी क्वेश्चन कैसे टैकल करना है और आप लोगों की स्ट्रेटजी किस हिसाब से होनी चाहिए एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की, ये सभी जितने आपके क्वेश्चन मन में बनते हैं ये सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जितना भी कंफ्यूजन है वो सभी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट उसको कुछ भी समझिए, ये अधिक से अधिक आपको करना चाहिए, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी एक्यूरेसी गेन होती है। एक्यूरेसी जितना अच्छा होगा उतना ही आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? वेद त्रयी किन किन वेदों को कहा जाता है? तो इसमें होते हैं 3 वेद। कौन कौन से वेद होते हैं? ये वेद हैं आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि ए बी सी ऑप्शन देके और डी देके इसमें पूछ लिया जाए कि हाँ इनमें से कौन नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था आपका बृहद्रथ। और ये किस सन में मारा गया? इसकी हत्या हुई आपके 184 ईसा पूर्व में। 184 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं आप समुद्रगुप्त को। और ये उपाधि किसने दिया है? इसको बोला है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। किसको? समुद्रगुप्त को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन से यात्री हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये है चीनी यात्री। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, किस सम्राट के शासनकाल में इन्होंने भारत की यात्रा की थी? ये आए थे आपके हर्षवर्धन के काल में। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और इनकी एक रचना थी उसके बारे में भी पूछा जाता है। वो रचना इन्होंने भारत भ्रमण पे लिखी है, CU की। ये रचना के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रंथ जो है कि ये किसकी रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी वंश का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी। इसे ही बाबर ने हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इब्राहिम लोधी का कार्यकाल आप लोग जानते रहिए, इनका कार्यकाल था आपका 1517 से लेके 26 तक। और 26 के बाद से ही बाबर ने मुगल काल की शुरुआत हो जाती है 1526 से ही। पानीपत के युद्ध में इसको हराने के बाद ही मुगल काल की प्रारंभ हो जाती है बाबर के द्वारा। उसके बाद 1526 से मुगल काल शुरुआत हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई आपकी 1906 में। 1906 में कहाँ पर? ये हुई आपकी ढाका में। 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई। और इसके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके इसके आगा खान। प्रथम अध्यक्ष थे इसके आगा खान। और इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ? इसका एक अधिवेशन हुआ था 1907 में कराची में। 1907 में अधिवेशन हुआ कहाँ पे? कराची में। 1907 अधिवेशन हुआ आपका कराची में। और 1908 का अधिवेशन हुआ कहाँ पे? ये हुआ आपका अमृतसर में। इसको भी आप लोग याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता है? तो संथाल विद्रोह के एक नेता थे आपके सिद्धू एंड माझी। और ये संथाल विद्रोह हुआ कब था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में। 1855-56 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे आपके खुदीराम बोस जी। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। और खुदीराम बोस के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनको सजा कब हुई? तो इनको सजा हुई फांसी की सजा मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, उसके बाद इनको फांसी की सजा हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद इनको फांसी की सजा हुई थी। और पश्चिम बंगाल में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल में एक जिला है मिदनापुर। मिदनापुर एक जिला है और जिला में एक गांव है हबीबपुर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये फेमस आपके स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है खुदीराम बोस जी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
बारडोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था आपका, किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। और यहीं पर बारडोली किसान सत्याग्रह के ही दौरान वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई थी। किसकी? ये उपाधि दी गई थी आपकी सरदार की। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। वहां की जो महिलाएं थी उसके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन में पूछा गया कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी। और ये बारडोली सत्याग्रह हुआ किस सन में था? ये हुआ था आपका 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? तो CR फार्मूला हमें दिया किसने? सी राजगोपालाचारी जी ने। और ये फार्मूला आया कब? तो ये आया था आपका जुलाई 1944 में। ये फार्मूला आया आपका जुलाई 1944 में। और किस रिस्पेक्ट में ये फार्मूला आया था? ये आया था आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना को प्रस्तुत किया गया था, उसी को बोलते हैं CR फार्मूला। CR फार्मूला। और ये लाया किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है आपकी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो आप लोग जानते होंगे, ये आपका डिनोट करता है क्या? ये मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। और ये कहाँ से होकर गुजरता है? ये होकर गुजरता है आपका नैनी इलाहाबाद से। नैनी इलाहाबाद, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? प्रयागराज। तो आप लोग प्रयागराज याद रखिए, प्रयागराज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत का जो टाइम जोन है वो जो मानक ग्रीनविच मार्क से कितने समय आगे है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे। आगे कंफ्यूजन आपको ना हो आगे पीछे में, तो ये आगे ही होगा। जैसे कोई ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा से जब आप इधर जाएंगे पूर्व की ओर, तो ये हमेशा आगे ही होगा। और इधर जाएंगे तो ये होगा आपका पश्चिम, पीछे ही होता चला हुआ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर है आपकी 73%। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध है आपका उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पे? ये है आपका महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ आपके कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? सॉरी, कौन कौन से राज्य? भारत तो है ही, अन्य कौन कौन से भारत के कौन कौन से राज्य उससे सीमा साझा करते हैं? इसको आप ध्यान में रखिए। ये है आपका यूपी, यूपी के बाद है आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद है आपका बिहार, बिहार के बाद है आपका पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसमें कौन साझा नहीं करता? तो देखिए यूपी आपका साझा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। इसमें कौन नहीं है? ये है असम। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर GST कर लगाया गया। तो ये लगाया गया आपका 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से विधेयक के द्वारा पारित हुआ? तो ये विधेयक था आपका 122वां विधेयक था और 101वां अधिनियम था। विधेयक कब अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो हो जाता है क्या? अधिनियम। तो 122वां विधेयक था और 101वां अधिनियम था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए 2 बार बता दिया गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आपके भारतीय वित्त सचिव के। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके KC नियोगी। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और प्रथम वित्त आयोग किस आर्टिकल के वित्त आयोग ही किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280। और प्रथम थे आपके केशव नियोगी। और प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? 15वां। तो 15वें के अध्यक्ष कौन है? आपके हैं NK सिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही होगा आपका आंसर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 9 मई 2015 को।
9 मई 2015 को कहाँ से? ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। 9 मई 2015 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। किसी भी फैक्ट को आपको 2 या 3 बार इसीलिए बोला जाता है कि वो आपके मेमोरी में इनकलकेट हो जाए, आपके लंबे समय तक मेमोरी में बना रहे, आपको कंफ्यूजन न हो कि हाँ आपको याद आए कि हाँ ये फैक्ट बार बार बोला गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस शिक्षा योजना का उद्देश्य है आपका कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? तो भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे? तो कानून की नज़र में सभी लोग कब समान होंगे? ये आपके पहली बात तो ये जानिए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये है आपकी 6। इसमें 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी का अनुच्छेद में उल्लेख है। तो समता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है? समता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार का उल्लेख है। और इसका सही आंसर क्या है? समता का अधिकार, जिसमें कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसमें देखेंगे राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये लोग तीनों प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें एकमात्र राष्ट्रपति हैं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसको होते हैं? पहली बात तो ये जानिए कि लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान है स्थगित करने या सत्रावसान का? तो ये है आपका अनुच्छेद 85(2) में, आर्टिकल 85 सब क्लास 2 में इसका उल्लेख है। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो इसका सही आंसर है आपका राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है नागौर। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज को अपनाया गया था। और इसी के पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी। किस सन में बलवंत राय मेहता समिति आई थी आपकी? बलवंत राय मेहता समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने ही रिकमेंडेशन किया था। ये आई थी आपकी 1957 में। इसी के बाद में सर्वप्रथम पंचायती राज यहाँ पे लागू हुआ राजस्थान में। और उसके बाद पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ? ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसके बाद लागू हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है क्या? कौन सा लेंस? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका अवतल लेंस। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन ऑक्साइड को बोलेंगे आप सूखी बर्फ। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में किसकी कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये कमी है आपका किसकी? ये कमी है आपकी क्वाशियोरकर रोग आपका किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रोटीन के कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। इस रोग से प्रभावित कौन होते हैं? इस रोग से प्रभावित सर्वाधिक बच्चे होते हैं। सर्वाधिक इस रोग से प्रभावित होते हैं आपके बच्चे। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो मांसाहारी पादप है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? मांसाहारी पादप है। और ये मांसाहारी पादप क्यों होते हैं? मांसाहारी पादप इसलिए होते हैं कि उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग मांसाहारी हो जाते हैं या कीटभक्षी हो जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका। मैथ, रीजनिंग और ग्राफ एंड तालिका के क्वेश्चन आपको सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा कि हमारे सभी साथी एक एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएं, एक भी क्वेश्चन उनके गलत ना हो। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये क्वेश्चन है 6/50 अब इक्वल टू रूट में, आप रूट में x मान लीजिए इसको और बटे में 200। इसमें करना क्या है, इसको कर दीजिए आप स्क्वायर। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 36। 36 अपान में 25, 2500, इधर रूट x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। और 200 को हो गया आपका कितना?
2 हो जाएगा 4 और जो डबल जीरो है वो 4 जीरो हो जाएगा। स्क्वायर करने में वो डबल जस्ट डबल हो जाता है जीरो जो होता है। अब देखिए इसको काट दीजिए आप। अब आराम से इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 576। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। गुणा भाग आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी बचत क्या होती है, समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसमें क्या करना है आपको, माना आपकी आय कितनी है, 100 रुपये। माना आय 100 रुपये है और उसमें 25% क्या होता है, 25% वो बचत करता है, तो व्यय कितना होता है उसका 75%। व्यय हो जाता है 75%। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 100 से 20% बढ़ा देंगे, आपका 120 हो जाएगा। अब जैसे जिसको ना आता हो तो 100 में आप 20% ऐसे ऐड करिए, 100 का 20% निकाल के इसको काट देंगे तो 20% आएगा 20। अब इसमें 100 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 120। तो ऐसे इसको जब आप लोग बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप लोग हो जाएगा कि हाँ 30% है तो 30 ऐड कर देना है 100 में, 130 हो जाएगा, 40 है तो 140 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना है आपको। अब इसमें बोला गया है उसकी बचत जो है समान ही रहती है, तो मतलब बचत में परसेंटेज वृद्धि नहीं बोला गया। बचत जो 25% थी वो थी आपकी 25, यहाँ भी 120 में से आप 25 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू आपकी आ जाएगी 95, और पहले कितना था 75। और यही पूछा है इसमें क्वेश्चन में कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जितने प्रतिशत की वृद्धि जहां से बोला जाए जिस रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा आपका नीचे और ये हो जाएगा आपका ऊपर। 95 माइनस में 75 अपान में 75 गुणे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 26 सही 2/3। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो यही वैल्यू ए एंड बी के रूप में लिखा गया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं फार्मूले में, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए एंड बी। तो ये फार्मूला आप लोग देखेंगे किस फार्मूले के अंतर्गत ये आता है ये सूत्र। तो ये देखेंगे आप लोग, एक फार्मूला होता है आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ये हो जाता है फार्मूला, इसी इस रूप में इसको लिखा गया है। तो अब इसमें करना क्या है, और नीचे क्या लिखा गया है, ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, मतलब ये लिखा गया है आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब के रूप में। इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करना है और इसको ओपन कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस में b, a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे आप 753 प्लस में 247, 753 रख दिए प्लस में 243। उसके बाद यही वैल्यू जो देखिए ऊपर है वही वैल्यू यहाँ पे नीचे वाली ये फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे लिखी जाएगी। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 753 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब 247 का स्क्वायर माइनस में क्या रखा जाएगा 247 मल्टीप्लाई बाई 247 मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 247 मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 753 753। अब देखेंगे यही वैल्यू जो है और ये वैल्यू ऊपर वाली ये सेम है, ये कट जाएगी। अब बचा ये आपका, अब इसको क्या करेंगे सिंपल सा ऐड कर देंगे। सिंपल से ऐड कर देंगे तो आप लोगों को वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपान में 1000, 1 अपान में 1000 इसकी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाए। ऐसे ही आप लोगों को आसानी से कर लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या इसके 3/5वें भाग के मध्य 274 का अंतर है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या क्या है आपका x है। अब इसमें बोला गया है एक संख्या और उसके 3/5वें के मध्य, तो x का 3/5 के मध्य कितना अंतर है 274 का अंतर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप हो जाएगा 5x माइनस में 3x इक्वल टू 274 गुणे में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 685। अब इसमें क्या बोला गया है उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। तो इसका 20% आप लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा 685 का 20/100। इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 137। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 20 वर्ष। एक पंक्ति समझ लीजिए, इसमें 1 2 3 एंड 4, जो लास्ट के 3 हैं, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है, अंतिम 3 का कितना है औसत 20। तो 20 औसत है, कुल कितना हो जाएगा, तो कुल निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया है, प्रथम 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है, प्रथम जो 3 है उनका औसत कितना है 21। तो इसका क्या हो जाएगा 21 गुणे 3 हो जाएगा पूरे का औसत। 21 तियां कितना होता है, 21 तियां हो जाएगा आपका 63। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
तो अंतिम विद्यार्थियों की आयु वर्षों में क्या है? प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, जो फर्स्ट है उसका 26 दिया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुल मिला के वर्ष कितना है 63, तो फर्स्ट का बता दिया इन्होंने 26 है, तो 63 में से आप 26 घटा देंगे और 63 में से आप लोग 26 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 37 वर्ष। 37 वर्ष इस सेकेंड एंड थर्ड की आ गई और इसमें बोला गया है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु ज्ञात करिए। और जब सेकेंड एंड थर्ड की आपको आयु पता चल गई 37 और ये लास्ट के तीनों का आयु कितनी है 60 वर्ष, तो 60 में से आप लोगों को क्या करना है, माइनस में 37 कर देना है और 37 में घटा देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 23। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? हिंदी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि यूज हुई है, ये संधि यूज हुई है आपकी गुण संधि। गुण संधि इसमें यूज हुई है, जहां पे देखेंगे आप ओ आ जाए ए आ जाए, ये सब हो जाएगा आपका गुण संधि, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग होगा आपका दात्री, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानेगा उसको बोलेंगे आप कृतज्ञ, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और जो नहीं मानता हो उसको बोलेंगे क्या, कृतज्ञ। और कृत कार्य किसके लिए बोलते हैं? जिसका अर्थ ये होता है, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका उसे क्या बोलते हैं, कृत कार्य। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसको बोलेंगे हम कृत कार्य। और अज्ञ मतलब क्या होता है, न जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं हम क्या, अज्ञ। और जो जानता है उसको क्या बोलेंगे, विज्ञ। अज्ञ और विज्ञ का विलोम भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अज्ञ का समानार्थी क्या होगा? तो अज्ञ का समानार्थी होता है अभिज्ञ, और अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभिज्ञ, तो अभिज्ञ मतलब होता है अज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, सॉरी, जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अनभिज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसको बोलते हैं अनभिज्ञ। और अभिज्ञ मतलब होता है जानने वाला। अभिज्ञ या विज्ञ मतलब क्या है, समानार्थी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, विज्ञ या अभिज्ञ, विज्ञ या अभिज्ञ जो है ये समानार्थी हैं। और जो अनभिज्ञ है इसका मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता या अज्ञ, ये हो गया आपका समानार्थी। ये दोनों समानार्थी हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होता है जैसे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, इसीलिए आपको बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायवाची है आपका वीणापाणी, महाश्वेता, भारती। पद्मा पर्यायवाची इसका नहीं है। पद्मा पर्यायवाची किसका होता है? पद्मा पर्यायवाची होता है आपका लक्ष्मी जी का। किसका? लक्ष्मी जी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया आपका पैसेज। पैसेज में आपको बताया गया है कि करना कैसे है इसको। सिंपल, आपको अंडरलाइन करते हुए चले जाना है, जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट है वहां पे आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पेट के एग्जाम में चाहे हिंदी का आपका पैसेज हो, 5 नंबर का हिंदी का पैसेज आएगा और 10 नंबर के इंग्लिश, सॉरी 5 नंबर का इंग्लिश का पैसेज आएगा, 10 नंबर का हिंदी का पैसेज आएगा। ये 15 नंबर एकदम फ्री के नंबर है। आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और 2 से 3 बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपको आंसर मिलेगा कि हाँ इसका आंसर ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आराम से केयरफुल होकर आपको पढ़ना है। इसमें समझने वाली कुछ ऐसी बात नहीं है। मोस्ट आपको प्रैक्टिस करना, जितना अधिक से अधिक आप लोग इसका प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप लोग पैराग्राफ को आराम से पढ़ लीजिए और आपको सही इसका आंसर बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको पैराग्राफ को पढ़ने में समय नष्ट नहीं करना है कि हाँ फालतू की वीडियो आपकी लंबी हो। अब इसका आंसर बताया जाएगा आपका 41 का आंसर कितना होगा? 41 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 42 का क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आंसर क्यों बताया जा रहा है? आंसर इसलिए बताया जा रहा है कि जो हमारे साथी इसको सॉल्व करना जाए तो उनको ये तो पता चले कि हाँ इसका आंसर सही है क्या, इसलिए आपको आंसर बता दिया जा रहा है। 43 का ए है। अब नेक्स्ट आ गया आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपको बताया जाएगा कि एब्यूज का सिनोनिम्स क्या होता है। तो एब्यूज का सिनोनिम्स होता है आपका, एब्यूज का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका हार्म। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। एब्यूज का अर्थ होता है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार होता है एब्यूज का सिमनार्थी, सॉरी हिंदी। और हार्म मतलब होता है आपका
क्षति पहुंचाना, और वही अर्थ होता है दुर्व्यवहार या क्षति पहुंचाना, एब्यूज का भी, क्षति पहुंचाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका सेंस्योर। इसका क्या निकालना है, एंटोनिम्स निकालना है। सेंस्योर का मतलब क्या होता है हिंदी, निंदा करना, निंदा करना, इसका अर्थ होता है। इसका समानार्थी क्या हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम्स पूछा गया तो एंटोनिम्स मतलब होता है आपका विलोम, इसका हो जाएगा आपका एप्लाउज। एप्लाउज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। कंटेम्प्ट मतलब होता है आपका तिरस्कार। ब्लंडर आप लोग जान ही रहे होंगे कि हाँ बहुत बड़ी गलती होगी, ब्लंडर मिस्ट। फॉल्ट मतलब गणित, और टर्मिनेट मतलब होता है ना हाँ कि इसको टर्मिनेट कर दिया गया, किसी पद से हटा दिया गया। क्लोज मतलब बंद हो गया, यूज मतलब उसका उपयोग करना हो गया। अब देखिए हिंदी का रीजनिंग का है ये क्वेश्चन, रीजनिंग 5 नंबर के आएगा आपका। हिंदी जैसे देवनागरी के लिए है, उसी तरह अंग्रेजी भाषा के लिए क्या यूज होता है, लैटिन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस भाषा में है, ये आपका लिखा जाएगा लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा के अंतर्गत आती है इंग्लिश। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कोड भाषा सोल्ड को क्या लिखा गया है, HLOW लिखा गया, तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक समझने बूझने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग आराम से क्या करिए, आप लोग आराम से आपको करना है ABCD पूरा लिख लेना है, ABCD EFGHI JKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अब देखिए एस को क्या लिखा गया, एस को लिखा गया है H। एस को क्या लिखा गया है, यहाँ से देखेंगे H, ये एस का H क्या है, ये अपोजिट है। जितना अक्षर यहाँ से इधर से यस है दाहिनी तरफ से, उतना ही अक्षर H इधर से है। तो अब एस को H लिखा गया, तो आर को क्या लिखेंगे, तो आर को भी जस्ट विपरीत लिख देंगे। तो आर का जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई लिख दिया आपने। उसके बाद ओ को क्या लिखा गया है, एल लिखा गया है। ओ का जस्ट विपरीत क्या है, एल है, तो ओ का फिर इधर देखेंगे क्या विपरीत हो जाएगा, ओ का भी एल हो जाएगा, एल लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा गया, एल का लिखा गया है, फिर ओ लिखा गया। फिर आप लोगों को क्या करना है, एम, एम का विपरीत क्या होता है, एम का विपरीत होता है आपका एन, एन लिख दीजिए। कहीं मिल रहा है ILN, अब यहीं पे आपको सही हो गया, चौथा मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जैसे जैसे आपको बोलता जाए क्वेश्चन, जैसे जैसे बोलता जाए आपको वैसे वैसे लिखते हुए चले जाना है, और आसानी से आप लोग आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें बोला ये है, यू क्या है, एम का पिता है, यू है एम का पिता, और वी जो है के की किताब क्या है आपका पत्नी है, वी जो है के की पत्नी है, वी हो गया आपका के की पत्नी। डी के एकमात्र भाई, एम की माँ है। डी जो है, डी क्या है, के एकमात्र भाई, एकमात्र भाई है इसका कोई एक्स मान लीजिए, एकमात्र भाई एम, सॉरी बोला गया है इसमें एकमात्र भाई क्या है, एम, तो एकमात्र भाई आपका एम, इसकी क्या है, ये है माँ। डी क्या है, के एकमात्र भाई की माँ है। अब इसमें क्वेश्चन बोला है यू डी से किस प्रकार से संबंधित है, यू जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पे ये बोला गया है देखिए यम, यम यहाँ पे ये है, एम का क्या है, ये यू पिता है, एम का यू क्या है, ये पिता है, एम का यू हो गया आपका पिता, तो यू डी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो यू डी से आपका किस प्रकार संबंध होगा, तो यू डी का क्या होगा आपका, ये होगा आपका हस्बैंड, मतलब पति। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको जितना क्वेश्चन में बोला जाए ऐसे ही आपको ड्रा कर लेना है फिगर को, उसके बाद आप लोग आसानी से आंसर को कर सकते हैं। और आप मन में सोचेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूज होंगे और आंसर आप गलत टिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 49, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन हो। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस मॉडल पेपर में भी कराया गया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है इसी तरह के एकदम। तो आप देखिए जब कोई लीप वर्ष नहीं है तो एक दिन वहां पे एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा जब होगा तो 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, ये हो जाएगा आपका बुधवार। और जब 1 जनवरी 2014 को आपका बुधवार है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, तो ये फिर आपका मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें किसी न किसी तरह ये समान है, एक असमान है और असमान का ही चयन करना है। इसमें देखेंगे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड बैंक कार्ड, ये सब क्या है, मनी से वैल्यू से संबंधित हैं, लेन देन से रिलेटेड ये हैं। और मेमोरी कार्ड यहाँ पे क्या है, ये आपका डाटा को संग्रहित करता है।
तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये आपका अलग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इस पोर्टल का नाम है आपका उत्सव पोर्टल, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के स्थान में पहले स्थान पर है? ठीक, तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और पहले के साथ साथ आप लोग सेकंड एंड थर्ड भी याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट न पूछ के कभी कभी सेकंड या थर्ड नंबर की चीजें पूछी जाती हैं प्रेजेंट टाइम में जो एग्जाम हो रहे हैं, और हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है, जितना अपडेट रहेंगे प्रेजेंट टाइम में, जितना भी कंपटीशन हो रहा है, जिससे हम लोग जितना अपडेट रहेंगे उतना ही हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम लोग 5 साल पहले का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे ही हम लोगों को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। तो मध्य प्रदेश आपका फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नंबर किसका आता है? अरुणाचल प्रदेश का, और थर्ड नंबर पे कौन है आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका थर्ड नंबर पे आता है, और इसके पहले आपका एमपी है। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाँ ये परसेंटेज के आधार पे कहाँ पे सवाल, ये तो क्षेत्रफल के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे सर्वाधिक कहाँ वन है? ये है आपका मिजोरम में। और कितने परसेंट है ये है आपका 84.53%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? ये यात्रा पर रहे आपके तुर्कमेनिस्तान के, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक या विश्व सैन्य खाद्य प्रवृत्तियों रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत है आपका अपना थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है आपका? तो सेकंड नंबर पे है आपका चीन। उसके बाद थर्ड नंबर पे है भारत। तो भारत आपका कितना % जीडीपी का योगदान करता है सैन्य खर्च में? तो ये योगदान करता है आपका 2.7%। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना % उसमें योगदान करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेष के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करते हुए एक संयुक्त पहल फिनक्ल्यूवेशन लॉन्च किया है? कौन सी पहल है? फिनक्ल्यूवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है आपका EOS 04 का परीक्षण किया है इसने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 आपका, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। कब निधन हुआ है? फरवरी में। और उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। और इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं भारत के लिए। तो वर्ष 2001 में तो भारत रत्न मिला था इनको। अन्य जो पुरस्कार मिले थे वे किस किस सन में मिले थे? तो 1999 में इनको मिला था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिला था आपका 1999 में। और उसके पहले एक अवार्ड मिला था इनको 1989 में। कौन सा अवार्ड था वो? 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1989 में। और एक अवार्ड इनको और मिला था 1969 में, 1969 में। ये कौन सा अवार्ड था? ये था आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण ये सभी आपको याद होने चाहिए, 4 के चारों पुरस्कार इनको कब दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर, हमेशा राष्ट्रीय राजधानी में होता है, अब की बार बाहर हुआ है और वो किस स्थान पे बैठक हुई है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कहाँ पे हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेंच बाघ अभ्यारण्य में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, पेंच में नहीं है ये, पेंच आपका ये इसको जान लीजिए, पेंच है आपका मध्य प्रदेश में। ये हुआ है आपका पक्के में, पक्के बाघ अभ्यारण्य ये बैठक हुई है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। पक्के बाघ अभ्यारण्य, और पक्के बाघ अभ्यारण्य है कहाँ पे? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका।
और राजा जी आपका कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट भी कहाँ है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये फर्स्ट है आपका, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1936 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की जो क्या है अवधि कितनी है, तो इसकी अवधि है आपकी 2022 से 27 तक। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी और मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, इसका आयोजन हुआ था आपका केन्या नैरोबी में। केन्या नैरोबी में, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट किया था, तो ये थे आपके भूपेंद्र जी आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। ये सम्मेलन वर्चुअली रूप से हुआ था यहाँ पे, सॉरी नैरोबी में आयोजित हुआ था। भूपेंद्र यादव जी वर्चुअली रूप से इसमें शामिल हुए थे, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन इसमें शामिल हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन। ऑप्शन ए। राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में खुद पूछे जाते हैं यूपी SSC के द्वारा, तो आप लोगों को राजधानियों को मिस नहीं करना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको हमको करना यही है कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं कोई भी, तो उन सब टॉपिक को लास्ट टाइम में जरूर रिवीजन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, एक एक नंबर आपको फेच करते हैं, एक एक नंबर आपके इंक्रीज होंगे और एक एक नंबर आपके इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि आप पेट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने ही हिसाब से 15 गुना आपके बुलाए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा लोक नृत्य कहाँ का है, ये लोक नृत्य है आपका पंजाब का। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी आपकी 1946 में। ऑप्शन ए इसमें सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। यूनिसेफ 1946। और ये किस रूप में काम करता है, ये बालकों के संग्रहालय के रूप में, सॉरी बालकों के संरक्षण के लिए ये यूनिसेफ कार्य करता है। बालक के संरक्षण के लिए ये कार्य करता है यूनिसेफ। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका भारत रत्न। ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो रूमी दरवाजा आपका स्थित है लखनऊ में। और रूमी दरवाजा की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, इसका शासनकाल था आपका आसफ उद दौला। किसका शासनकाल था, आसफ उद दौला का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक हैं आपके नवदीप सिंह गिल जी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन हीरो संतोष ट्रॉफी। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका फुटबॉल से। और 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो इस खिताब को जीता है आपका केरल ने। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और केरल ने किस टाइम जीता, तो ये कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन हाँ ये 7वीं बार ये खिताब जीता है, 7वीं बार ये खिताब जीता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है आपका, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है आपका पोलैंड की कैरोलिना बिलाविंस्का ने। कैरोलिना बिलाविंस्का के, ये किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपकी पोलैंड से। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ये इस खिताब की विजेता रही हैं। और सेकंड विजेता कौन रही है, मतलब उपविजेता ये, या कैरोलिना बिलावस्का ने किसको हरा के ये खिताब जीता है, तो ये थी आपकी भारतीय मूल की अमेरिकी मिस USA श्री सैनी। ये नाम भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के एग्जाम में जो जीता है उसको तो पूछा ही जाता है, उसके साथ ये भी पूछा जाता है कि किसको हरा के जीता है और किस देश से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थायी समिति की 67वीं या 67 बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई, तो ये दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई आपकी 5 अक्टूबर को। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है फिर से आपका पैसेज आ गया, हिंदी के 10 नंबर के पैसेज आएंगे, हिंदी के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पैसेज के।
एकदम आसान सा पैसेज होगा आपका। आपको करना सिर्फ यही है, अंडरलाइन करते हुए चले जाना है जहां भी आपको लगे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आपको सोल्यूशन बताया जा रहा है कि कैसे आप टैकल करेंगे क्वेश्चन को, कैसे आसानी से पैराग्राफ का आंसर आप लोग सही सही कर सकते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे। आपको जहां लगेगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है वहां अंडरलाइन करते हुए चले जाइए। उसके बाद 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन को करेंगे तो सभी क्वेश्चन के आप लोग आंसर आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में क्वेश्चन को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, आपको आंसर इसका बता दिया जा रहा है कि जो लोग करना चाहें, जो साथी हमारा इसको सॉल्व करना चाहें, वो आपका सही आंसर इसका प्राप्त कर सके कि हाँ हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 71 का आंसर होगा आपका ए, 72 का होगा आपका बी, 73 का होगा आपका ए, 74 का होगा आपका डी और 75 का होगा आपका सी। इसी तरह सेम जैसे प्रीवियस पैसेज में किया उसी तरह सेम इसी में भी करना है। आप लोग पैसेज को पढ़ सकते हैं आराम से। फिर से आप लोगों को पैसेज दिखा दिया जाए, पैसेज आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। 76 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका बी। 77 का आंसर होगा आपका सी। 78 का देखिए क्या आंसर होगा, 78 का आंसर होगा आपका ए। 79 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बी। 80 का आंसर क्या होगा, 80 का आंसर होगा आपका डी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ग्राफ एंड तालिका से संबंधित क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व किया जाएगा कि कैसे आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इसमें क्या बोला गया है। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी का 6 वर्ष के राजस्व करोड़ में दिया गया है, दर्शाया गया है। ठीक, इधर हो गया आपका राजस्व, ये है आपका ईयर। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है। तो अब औसत निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, सभी वैल्यू को ऐड कर देना है और जितनी संख्या है उससे 6 से भाग दे देना है। तो 6 वर्ष हैं तो 6 से इसमें क्या कर दिया जाएगा, भाग कर दिया। अब इन्हीं सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो 500 प्लस में है आपका कितना, 280 है। उसके बाद क्या है, 470 है। उसके बाद क्या है आपका 650 है। उसके बाद क्या है आपका 400 है। उसके बाद क्या है आपका 510 है। सभी को ऐड करेंगे, वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आ जाएगी आपकी 2810। और इसमें क्या करना है, 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 468.33 करोड़। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है इसमें, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए ग्राफ में क्या है, 2011 से 12 में 500 में से 280 घटाइए, 500 में से 280 आपने माइनस किया और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो होगा आपका नीचे। तो 500 हो गया आपका नीचे, गुणे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आंसर, 44 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। 2015 में राजस्व 2014 का कितना प्रतिशत है। तो 2015 में देखिए कितना है, 400 है और 2014 में कितना है, वो है आपका 650। अब इसमें बोला है कितना प्रतिशत है, तो आपको करना सिर्फ क्या है, x की वैल्यू निकाल लेना है। तो अब इसमें 400 ऊपर हो जाएगा, जिस पे रिस्पेक्ट में बोला जाए वो होगा आपका नीचे। जैसे होता नहीं कि हाँ आप हाई स्कूल या इंटर या ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन पास हुए होंगे तो कितने में 100 में से जब 60 नंबर पा जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ बोला गया है कि वर्ष 2015 में राजस्व 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो जो 2014 की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके नीचे, क्योंकि इतने में से तो निकालना है कि 400 कितना है। तो 400 ऊपर हो गया, 650 आपका नीचे हो गया। उसके बाद गुणे में कर देंगे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे 650 गुणे में सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, आपका आ जाएगा 61.53। यही हो जाएगा आपका आंसर 61.53। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में 84 है आपका 2013, 14, 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो कुल राजस्व आपने देखिए एक बार ऐड किया है। ये आप लोग जब भी कैलकुलेशन करिए ऐसे थोड़ा सा साफ सुथरा करिए कि हाँ बाद में जब क्वेश्चन आए तो फिर से वहां पे आपको वही कैलकुलेशन न करना पड़े। अब इसमें 6 वर्ष का कुल राजस्व आपका आया था 2810। 6 वर्ष कितना आया था 2810, ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था 2013, 14 तथा 15 के राजस्व कितना होगा। तो 2013, 14, 15 को आप लोग ऐड करिए, कितनी वैल्यू होगी आपकी
470 प्लस में है आपका 650, उसके बाद 2015 का है कितना 400, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 1520 करोड़। अब इसमें क्या बोला गया था कि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इसके निकालने के लिए क्या करेंगे 1520 डिवाइड बाई जितनी वैल्यू में, जितने में से निकालने के लिए बोले तो वो हो जाएगा आपका नीचे, या जिसके रिस्पेक्ट में बोले वो हो जाएगा 2810 में से 1520 निकालना है कि कितने प्रतिशत है ये 2000 कितने की वैल्यू 2013, 14, 15 की वैल्यू 28 या पूरे 6 वर्ष में कितने प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका 7वां मॉडल पेपर, और इसी तरह क्वेश्चन बार बार मॉडल पेपर में आपके आ रहे हैं, परसेंटेज और औसत, और ग्राफ एंड तालिका में सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर आने की आवश्यकता भी है, औसत और परसेंटेज। बस सभी के सभी क्वेश्चन 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। अब देखिए इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आप लोग इसमें गुणा भाग करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 54.09%, यही हो जाएगा आपका आंसर 54.69, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 का औसत राजस्व, 2015-16 के औसत राजस्व का अंतर। अब 2012 और 13 के वैल्यू को ऐड कर लीजिए आप लोग, 2012 और 13 के वैल्यू को आप लोग ऐड करेंगे और औसत निकालेंगे तो 280 प्लस में 470 कितना आएगा 750, 750 अपान में 2 कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा आपका। उसके बाद बोला गया था 2015 और 16 का औसत, तो 2015 का औसत, 2015 की वैल्यू है 400, 2016 का है 510। अब 400 और 510 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 910, औसत निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 455। अब इसका दोनों का अंतर पूछा है तो 455 में से 375 आप लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 80 करोड़, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका ग्राफ है दंड आरेख 5 वित्त वर्षों 2013-14 से लेके 17-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है। डार्क जो लाइन है वो आपका निर्यात है, जो लाइट लाइन है वो आपका आयात को शो कर रही है। अब देखिए क्या है इसमें, 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या है। अब सिंपल सा औसत निकालने के लिए सभी वैल्यू को आपको ऐड कर देना है। 2013 और 14 में आयात निर्यात कितना था, तो ये आप लोग ऐड करिए, 600 कितना था 38 था, ये है 638, उसके बाद कितना है 824, 638 प्लस में 824 कर दीजिए। ऐसे ही आपको सभी वैल्यू को ऐड करना है, 1462 आ गया। उसके बाद 2014-15 में कितना है, 2014-15 में है आपका 1256 है, 1256 है। उसके बाद है आपका 1014, इसको दोनों को ऐड करिए, आ गया आपका 2270, ये हो गया। उसके बाद 2015-16 में आयात निर्यात कितना है, ये है आपका 1661 प्लस में है आपका कितना 1137, इसको दोनों को ऐड किए, आपकी वैल्यू आ गई 2798। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का आपका 2016-17 को ऐड करिए, 1538 प्लस में है आपका 1513, आ गया आपका वैल्यू 3051। अब 2017-18 को ऐड करिए, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 1305 प्लस में 1658, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2963। अब क्या करना था, इसमें सभी का औसत निकालना था। अब सभी वैल्यू को आप लोग ऐड कर दीजिए, 1462 प्लस में 2270 प्लस में 2798 प्लस में 3051 प्लस में 2963। अब सभी वैल्यू को आप लोग ऐड करेंगे, आ जाएगा आपका वैल्यू 12544। औसत निकालने के लिए जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे, 5 से आपने भाग दे दिया, आपका आंसर आ गया 2508.8 टन, 2508.8 टन, ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है, तो ये अभी आप लोगों ने तुरंत का तुरंत निकाला हुआ है, ठीक है, निर्यात और आयात आप लोगों ने अभी जस्ट निकाला हुआ है। अब इसमें देखिए किसका कम है सबसे, तो सबसे कम है इसमें 2013-14 का, 2013 और 14 का इसमें सबसे कम है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 2013 और 14 का, 2013 और 14 की वैल्यू इसमें क्या है, सबसे मिनिमम है 1462। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 88 है आपका 2013-14, 15-16, 17-18 के दौरान कुल आयात का
कुल निर्यात से क्या अनुपात है। अब आयात को आप लोग ऐड कर लीजिए, उसके बाद निर्यात को ऐड कर लीजिए। 2013 देखिए ग्राफ को फिर से, 2013 14, उसके बाद 15 16, उसके बाद 17 18 का आयात। सभी आयात कितने हैं आपके, 824 है 2013 14 का, ये आपका शो कर रहा है 824। उसके बाद कितना है, उसके बाद है आपका 1137। 1137 कितने में है, 2015 16 का है आपका 1137। उसके बाद कितना है आपका बोला गया है 2017 18 में 1658, ये है 1658। इन तीनों को आप लोग जोड़ेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 3619। अब उसके बाद निर्यात को जोड़ना है। 2013 14 कितना है 638, 2015 16 कितना है 1661 है, उसके बाद 2017 18 कितना है 1305 है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 3604। अब इसका क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो ये काटने पीटने की आवश्यकता नहीं, यही इसका आंसर वैल्यू दिया गया है 3619 अनुपात में 3604। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 89, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ों में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है। अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें करना क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं ग्राफ एंड तालिका के, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2014-15 में कुल प्रतिशत वृद्धि। तो 2014-15 में आप लोग प्रतिशत वृद्धि निकालिए कितनी है 2013-14 के रिस्पेक्ट में, और आप लोगों ने सभी वैल्यू को ऐड किया है पहले से ही, आपको बस उसी वैल्यू को रखते हुए चले जाना है। तो 2014-15 का आप लोगों ने ऐड किया था, कितना था वैल्यू 2270, ये है आपका। तो 2270 माइनस में उसके पहले कितना था 1462, ये आपने निकाला था। उसके बाद अपान में क्या करना है 1462 और गुणे में कर देंगे आप लोग 100। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 55.26%। ऐसे ही सभी वैल्यू को आपको निकालते हुए चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ किस वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर है आपका 2014-15 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वित्त वर्ष 2016-17 में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2016-17 में देखिए निर्यात कितना है, तो 2016-17 में आपका निर्यात है 1538 ये, और पिछले वर्ष में कितना है 1661। अब इसमें से कितना ये घटा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, निर्यात आप लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें माइनस कर देंगे इसको 1661 माइनस में 1538, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो आपका नीचे हो जाएगा। तो 1661 से बोल रहा है कितना घटा, तो ये आपका नीचे हो गया 1661 और गुणे में 100, और इसकी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी 7.4%। यही हो जाएगा इसका आंसर 7.4%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब ये तालिका का क्वेश्चन है। वर्ष 2016 के प्रारंभिक 6 महीनों के दौरान 4 डीलरों ए बी सी और डी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाई गई है। तालिका को ध्यानपूर्वक रखते हुए अध्ययन करते हुए निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 91, डीलर बी के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितने महीनों में सी के द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी। अब आपको करना है सी के द्वारा जो 6 महीने में आपका निकाला गया है, इसको पूरा वैल्यू को ऐड कर लेना है। पूरा ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 600, और 600 का औसत निकालेंगे कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 6, आपकी वैल्यू आ गई आपकी 100। अब उसमें क्वेश्चन बोला गया है सी के द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या से कम थी। डीलर बी के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितनी कम थी, ठीक। तो डीलर बी में आप देखिए कितने वर्ष में 100 से कम है, यही आपको निकालना है। इसमें देखें आप किस किस महीने में कम है, एक महीना है आपका जनवरी में देखिए 92 है, फिर फरवरी में कम है, फिर मार्च में कम है, फिर अप्रैल में कम है, उसके बाद 2 में ज़्यादा है। तो जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, यही आपका हो जाएगा आंसर 4, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डीलर ए के द्वारा फरवरी अप्रैल मई में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या डीलर डी के द्वारा मार्च मई और जून में बेचे गए कुल कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात क्या है। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा ऐड करना है और अनुपात निकाल लेना है। डीलर ए के द्वारा देखिए क्या कितनी वैल्यू है, डीलर ए के द्वारा है आपका फरवरी में 94, उसके बाद क्या है अप्रैल में आपका है 108, उसके बाद आपका मई में कितना है, मई में है आपका 98,
अब इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा 300। उसके बाद डीलर डी के द्वारा मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितनी है? मई जून में ये है आपका 90 प्लस में 89। उसके बाद क्या बोला गया था? मार्च में भी, तो मार्च का भी वैल्यू आप लोग ऐड कर लीजिए। तो 90 हो गया, 89 हो गया, उसके बाद है आपका 91। आप लोगों ने सभी वैल्यू को ऐड किया, आ गया आपका वैल्यू 270। अब इसमें अनुपात निकालना है, 300 बटे में हो जाएगा आपका 270, 300 बटे में 270। अब इसको काटेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10:9। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डीलर बी के द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलरों में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहले निकालिए आप, डीलर बी के द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या कितनी है। ठीक, तो डीलर बी के द्वारा देखिए ग्राफ तालिका आप लोग देखिए, डीलर बी के द्वारा अप्रैल, मई और जून में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या है आपकी 97 प्लस में 102 प्लस में 108। सभी वैल्यू को आप लोग ऐड करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 307। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था सभी डीलर के द्वारा फरवरी और अप्रैल में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। तो आप लोगों को सभी डीलरों का निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे? सभी डीलरों के द्वारा फरवरी और अप्रैल महीने में, फरवरी ये महीना है और अप्रैल, अब इन दोनों वैल्यू को आप लोग ऐड करते हुए चलेंगे। तो फरवरी में आपका डीलर ए का क्या है? 94 प्लस में 108। उसके बाद क्या है आपका? डीलर बी का क्या है? 96 प्लस में है आपका 97। उसके बाद क्या है? सी का 104 प्लस में है आपका 99। उसके बाद डी का कितना है? 106 प्लस में 96। अब इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक, अब इसमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। 307 आपका ऊपर रहेगा, जिससे बोला जाए कि हाँ इनसे कितनी परसेंटेज वो है, तो जो जिससे बोला जाए, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए कि परसेंटेज निकालना, वो आपका हमेशा नीचे रहेगा। तो ये हो गया आपका नीचे, गुणे में 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33 सही 3/8%। ये हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी 38 सही 3/8, 38 सही 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन? डीलर ए के द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या जून में सभी डीलरों के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अब इसमें सिंपल से क्या करना है आपको? अब इसमें सिंपल से ये करना है, डीलर ए के द्वारा फरवरी से जून तक बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को ऐड कर लेना है। ये वैल्यू है आपकी कितनी 94, उसके बाद है आपकी 85, उसके बाद है आपकी 108, उसके बाद है आपकी 98, उसके बाद है आपकी कितनी वैल्यू 95। सभी को ऐड किए, आ गया आपका 480। अब बोला गया है कि जून में सभी डीलरों के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। अब जून में सभी डीलरों को आप लोग ऐड कर लिए, ये है जून में सभी डीलरों को ऐड करेंगे। 95 प्लस 108 प्लस में 102 प्लस में 91, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 396 आ गई। अब इसमें बोला गया परसेंटेज, अब इसमें बोला गया है अभी कितना परसेंट अधिक है। तो इसमें परसेंट अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग? 480 माइनस में 396 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 396, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए वो हो जाएगा आपका हमेशा नीचे। और 396 हो गया आपका नीचे, 396 हो गया आपका नीचे, और गुणे में हो गया आपका कितना 100, गुणे में 100 हो गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 21.2%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, अप्रैल माह में सभी डीलरों के द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या क्या है? अब इसमें सिंपल से यही करना है आपको, अप्रैल माह के जितने कंप्यूटर हैं आपके उस सभी को ऐड कर लेना है। कंप्यूटरों की औसत संख्या अप्रैल माह में 108 प्लस 97 प्लस में 99 प्लस में 96, इस सभी वैल्यू को आप लोग ऐड करेंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। औसत निकालने के लिए कितने से भाग देंगे? 4 से, आ जाएगा आपका 100। यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट तालिका, नेक्स्ट तालिका में बोला गया है आपका, इसके आधार पर एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शन का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। अब इसके अनुसार आपको आंसर निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही? टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही? तो आप लोग तालिका का अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, 7वीं जो प्रतियोगिता था वो आपकी सबसे पुअर कंडीशन में रही है। 7वीं प्रतियोगिता ये सबसे पुअर कंडीशन में रही है। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसमें 2 ही आपने जीता है और अन्य जो देखेंगे आप लोग 6 मैचों में और सब में अधिक मैच जीते गए हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की? तो आपको करना क्या है, जितनी जीत हासिल की गई है या जितने मैच आपने खेले हैं सभी को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो कुल जितने मैच खेले गए थे उसको सभी को ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 50। और जितने मैच जीते हैं उसके सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी? 29। और जिसमें से बोला जाए कि हाँ इतने में से कितना परसेंट है, तो 29 से डिवाइड बाई 50 हो गया, गुणे में 100 करेंगे आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 58%। यही हो जाएगा आपका आंसर, 58%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? अब इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सभी मैच, सभी पहली प्रतियोगिता, सेकंड, थर्ड, सभी का परसेंटेज निकालेंगे कुल मैच में से। तो ये जो जीते गए मैच है तभी तो आपका निकलेगा कि हाँ किस में आपने बेहतर प्रदर्शन किया है। सबसे अच्छी प्रतियोगिता तभी तो निकलेगी कि आपने कितने मैच में से कितने जीत लिए हैं। तो पहली आप लोग देखेंगे तो 5 में से 5 डिवाइड बाई 8 गुणे में 100 करेंगे, वैल्यू आएगी आपकी 62.5। उसके बाद सेकंड क्या है, 4/8 गुणे में 100, वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। उसके बाद है आपका 5/7 गुणे में 100, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 71.43। उसके बाद है आपका चौथा कितना है, 6 में कुल मैच कितने हैं, 9 से में 100 से गुणा करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66.66%। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पांचवा, 4 मैच जीते तो 4 मैच डिवाइड बाई 6 मैच, कुल मैच 6 है, गुणे में 100 कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? फिर आ जाएगी आपकी 66.66%। उसके बाद छठवां मैच है आपका, 3 मैच जीता गया है, 6 मैच कुल हुए थे। अब इसमें आप लोग करेंगे, आ जाएगी वैल्यू आपकी 50%। उसके बाद नेक्स्ट है सातवां मैच है आपका कितना, 2 मैच जीते हैं, कुल मैच कितने हुए थे आपके? कुल मैच हुए थे आपके 6, गुणे में 100, वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये आ गई आपकी 33.33%। अब इसमें देखेंगे किस प्रतियोगिता आपकी सबसे अच्छी रही। तो आप लोग देखेंगे किस में परसेंटेज सर्वाधिक, ये है आपका 3rd नंबर का, जिसमें 5 मैच जीते हैं, 7 मैच कुल खेले गए थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, वर्ष के दौरान टीम ने कितनी मैचें जीती हैं? तो ये आप लोगों ने पहले ही ऐड किया है, 29 मैच इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, कुल मिलाकर टीम को कितने प्रतिशत मैचों में हार हुई है? तो कितने प्रतिशत मैचों में हार हुई है, तो आप लोग हार वाले मैचों को ऐड करेंगे, तो ये हार कितने मैचों में हुई है? 21। और कुल मैच कितने हुए थे? 50। अब इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 21 डिवाइड बाई 50 गुणे में 100। अब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आ जाएगा आपका 42%। यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही सिंपल तरीके से आप लोग ग्राफ एंड तालिका के सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आसानी से। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।